हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की दोस्तों हम तैयारी आपके लिए करवा रहे हैं। रेलवेज़ की जो वैकेंसी आपकी आई है, इसमें हमारे जो जनरल अवेयरनेस का जो टॉपिक है, जो जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है, उसमें जो भी टॉपिक्स अलग अलग दिए हुए हैं फ्रेंड्स, उन अलग अलग टॉपिक्स पे हमारा फोकस है और हम उस अलग अलग टॉपिक के हिसाब से आपके लिए एक ब्यूटीफुल और क्वालिटी कंटेंट आपके लिए ला रहे हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो एक जगह, एक स्थान पे, एक समय, एक वीडियो को देख के ही आपकी आसानी से तैयारी हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी। फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया एंड फ्लोरा और फाना ऑफ इंडिया। ये हमने बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके लिए लाया हुआ है। बहुत से लोगों ने इसकी प्रशंसा भी करी है। थैंक यू तहे दिल से आपका हमें मोटिवेट करने के लिए। और जनरल अवेयरनेस का दोस्तों जो अगला टॉपिक है वो हमारा रहेगा इन्वायरमेंट इश्यूज़। जो भारत में जो पर्यावरण इश्यूज़ हैं और जो दुनिया स्तर पे और भारत स्तर पे जो बड़े पर्यावरण इश्यूज़ हैं, उसको हम इस टॉपिक में, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। उसी तरीके से 2 पार्ट इसमें आएंगे, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और ये हमारा रहेगा पार्ट 1। फ्रेंड्स, जो हमारे इस चैनल पे नए हैं, हम बताना चाहते हैं कि हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी जनरल अवेयरनेस की तैयारी आपके लिए करवा रहे हैं। उसी तरीके से तैयारी करवा रहे हैं जैसा हमने 2019 की वैकेंसी में करवाया था। हमने पूरे जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अलग अलग टॉपिक पे एक ब्यूटीफुल कंटेंट, डिटेल कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लाया था, जिसमें से बहुत से लोगों का इसमें सिलेक्शन भी हुआ। करीब करीब 85 से 90% क्वेश्चन भी हमारे ही वीडियो से आए। ओके फ्रेंड्स, हमने इसमें बहुत अच्छी तरीके से आपके लिए तैयारी करवाया है और कोशिश करेंगे कि जो ये हमारा जो पूरा सिलेबस है वो 1 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लाएंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है जनरल अवेयरनेस की वो पूरी तरीके से कंप्लीट अच्छी तरीके से हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक हमारा इन्वायरमेंट इश्यूज ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड एट लार्ज। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 में जो हम डिस्कस करेंगे वो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एसिड रेन, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, वेटलैंड्स, ओशन एसिडिफिकेशन, फॉलिंग ग्राउंड वाटर टेबल, सॉइल इरोजन और डिफॉरेस्टेशन। ओके फ्रेंड्स, और पार्ट 2 में हमारे ये टॉपिक्स रहेंगे जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले एसिड रेन। देखिए, जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है उसकी जो पीएच होती है वो लगभग न्यूट्रल होती है। मतलब 6.5 से लेके 8.5 के बीच में पीएच होती है। दोस्तों, अब आपको जो लोग नए होंगे उनको पीएच नहीं पता होगा, पीएच होता क्या है। देखिए, मैंने आपके लिए जब एनटीपीसी की हम आपकी तैयारी करवा रहे थे 2019 में, तो हमने आपके लिए जो भी सिलेबस दिया था ना 10th क्लास की सीबीएसई तक, बिल्कुल जो टिट्टो दिया हुआ है कि क्लास 10 तक की सीबीएसई का जनरल साइंस पूछा जाएगा। तो क्लास 10 की एनसीईआरटी बेस्ड हमने जो है, जो एनसीईआरटी है जो, और जो एनआईओएस है, 2 सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइटें हैं जहाँ से हमें मटेरियल मिलता है। उन मटेरियल से लेते हुए हमने आपके लिए फिजिक्स भी बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करवाया है, केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करवाया है और बायोलॉजी भी बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करवाया है। ठीक है, वो वीडियो दोस्तों हमारे चलते रहेंगे। उसमें देखिए कोई अपडेट नहीं होता है। साइंस में तो फैक्ट्स है ना, उसमें कोई अपडेट वाली चीज़ है ही नहीं। तो आप चाहे तो साइंस की तैयारी अभी ही स्टार्ट कर सकते हैं। जो हमने, आप देख लीजिएगा हमारी जो वीडियो का प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जनरल साइंस का हमने एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें हमने बहुत सिंपल तरीके से एक आम स्टूडेंट जिसको कुछ भी नहीं आता है, जिसने कुछ भी नहीं सुना है साइंस के बारे में, उसको हमने बहुत बेहतर तरीके से फिजिक्स भी समझा दी है, केमिस्ट्री भी समझा दी है और इवन बायोलॉजी भी हमने उसको समझा दी है। ठीक है, तो उसमें हमने सारी चीज़ें आपके लिए डिस्कस करी थी कि पीएच क्या होता है, वैसे क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताते हैं कि पीएच होता क्या है। देखिए, पीएच बेसिकली एक इंडिकेटर होता है जिसमें कोई भी चीज़ कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। ठीक है, पीएच एक इंडिकेटर होता है कि कोई भी चीज़ कितना ज़्यादा एसिडिक है या कितना ज़्यादा बेसिक है। इतना समझ लीजिए बस आप। बाकी जब आप उस केमिस्ट्री की वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको बेहतर क्लियर होगा कि एसिडिक और बेसिक बोलते किसे हैं। तो पीएच एक ऐसा इंडिकेटर है जिसमें हम लोग किसी चीज़ को एसिड कह सकते हैं, किसी चीज़ को बेस कह सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पीएच क्या होता है। जब 7 होता है ना, 7 जब पीएच होता है तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। 7 से कम वाले को हम बोलते हैं एसिडिक और 7 से ज़्यादा वाले पीएच को हम बोलते हैं अल्कलीन या बेसिक।
और जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा वो चीज़ एसिडिक होगी, जितना ज़्यादा पीएच होगा उतना ज़्यादा वो बेसिक होगी। ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जितना ज़्यादा वो एसिडिक होगा उतना उसमें H+ आयन होता है, और जितना ज़्यादा बेसिक कोई चीज़ होती है उसमें उतना OH- आयन होता है। ये चीज़ें आप जब मेरी प्लेलिस्ट में देखेंगे केमिस्ट्री की तो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। एसिड बेस वाला चैप्टर है, आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि जनरल अवेयरनेस की जो साइंस की प्लेलिस्ट है आप साथ साथ उसको भी कवर करते रहिए, बिकॉज वो जो प्लेलिस्ट है वो आपके हर सभी एग्जाम के लिए जो भी साइंस आप प्रिपेयर करना चाहते हैं आप देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आ जाएगी। बेसिकली मैंने ऐसा बताया ही ऐसा है कि उसमें आपको इंटरेस्ट आने लगेगा कि यार साइंस तो इतनी आसान कैसे हो गई है ना, मतलब इतनी आसान तरीके से मैंने आपको समझाया उसमें। चलिए खैर, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है उसकी जो पीएच होती है वो 6.5 से 8.5 के बीच में होती है, मतलब वो करीब करीब न्यूट्रल होता है। आप देखिए ना यहाँ पे ये 6, यहाँ पे हमने क्या बताया लगभग न्यूट्रल, तो जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो करीब करीब न्यूट्रल होता है। ठीक। अगर पीएच 5.6 से कम हो जाए, जो हमारी बारिश होती है रेन वाटर, ठीक है, अगर उसका पीएच 5.6 से कम है तो उसको हम बोलते हैं एसिड रेन, उस रेन में एसिड है। ठीक है, क्लियर हो गया। 5.6 से कम अगर है रेन वाटर का पीएच तो उसको हम बोलते हैं एसिडिक रेन। ठीक है। आखिर ये होता कैसे है? देखिए, जो हम लोग फॉसिल फ्यूल जलाते हैं ना, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो तेल में जो धुआं निकलता है, पीछे धुआं निकलता है, या पावर प्लांट जो होता है जहाँ बिजली घर बनते हैं, कोयला जलता है, कोयला जलने से जो बिजली बनती है उसमें धुआं उठता है, तो उन सब में क्या होता है, दो कंटेंट होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड। ये दो ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिसकी वजह से एसिड, जो कि एसिड रेन का बहुत ही मुख्य कारण होता है, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है। कुछ नेचुरल तरीके भी होते हैं जिसकी वजह से मतलब एसिड रेन होता है, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन, जहाँ पे वो छोटा है ना वॉल्केनो, तो वहाँ भी जो है काफ़ी सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है हवा में मिल जाती है, जिसकी वजह से एसिड रेन का कारण ये होता है। ठीक है। अब आप एक चीज़ और देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है एसिड रेन के कारण, बट कार्बन डाइऑक्साइड उतना नहीं होता है जितना आपका होता है सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो क्वेश्चन आपका ये पूछा कि एसिड रेन किस मेन कंपोनेंट से होता है, तो आपका आंसर होगा सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है। ये जो एसिड रेन दोस्तों है, ये हमारे जो पानी में जो जीवन होता है, मछलियां हैं, उनको भी बड़ा नुकसान पहुंचाता है, और जो ज़मीन पे जो ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, उनको भी नुकसान होता है। और जो हम दोस्तों बिल्डिंग बनवाते हैं, हम मेरे मूर्तियाँ होती हैं, अगर उनके ऊपर भी एसिड रेन आता है तो उनको भी ये जो है नुकसान पहुंचाता है, बिल्डिंग को और मॉन्यूमेंट्स को। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से ये बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर एसिड रेन का पूरा प्रोसेस क्या है, आखिर एसिड रेन कैसे होती है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये आपका देखिए ये क्या है, ये आपका है फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट है। ये पावर प्लांट आपका मान लीजिए जल रहा है, इसमें से धुआं निकल रहा है, और उस धुएं में क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं। ठीक है। ये सल्फर ऑक्साइड कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में। ओके फ्रेंड्स। अब नाइट्रोजन में पहले से ही क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन है। अब मान लीजिए उसमें बारिश हुई, क्या हुई, बारिश। बारिश में क्या है, पानी, वाटर। अब ये सल्फर ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऑक्सीजन के साथ मिलके फिर बारिश के पानी से मिलके क्या बनाएंगे, सल्फर ऑक्साइड क्या बनाएगा, सल्फर ऑक्साइड बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स क्या बनाएंगे, नाइट्रिक एसिड। ये क्या है, एसिड। तो देखा आपने, ये बेसिकली सल्फर ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड कैसे बारिश के पानी में मिलके एसिड बन जाते हैं। ठीक। अब ये जब एसिड नीचे आएगा किस पे गिरेगा, हमारे ग्रेविटी पे आएगा। पानी जब गिरेगा नीचे हमारे प्लांट्स पे, उस प्लांट्स में क्या है, एसिड है, तो क्या हो जाएगा, हमारा प्लांट्स खराब हो जाएंगे, हमारे प्लांट्स खराब हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस हमने आपको सिंपल तरीके से बताया कि कैसे आखिर एसिड रेन होती है। अब देखिए, एसिड रेन का जो सबसे पहला इंसिडेंट हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, बॉम्बे में 1974 में सबसे पहला हुआ था। और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, हमारा जो कर्नाटका है, कुछ केरला, उड़ीसा, बंगाल और बिहार के कुछ एरिया में पाया गया है कि वहाँ जो मिट्टी है वहाँ पे पीएच जो है काफ़ी कम है। और वो कम क्यों हो गया, एसिड रेन की वजह से। ठीक है।
ये दोस्तों एक फैक्ट है, लीशियन और गार्डन पी जो है ये एयर पॉल्यूशन का एक बायो इंडिकेटर है, मतलब नेचुरल इंडिकेटर है, बताते हैं कि हमारे एयर में पॉल्यूशन है कि नहीं है। अब देखिए एसिड इफेक्ट्स, एसिड रेन से इफेक्ट्स क्या होते हैं। एसिड रेन जो होता है वो हमारे जो कृषि है, हमारा पौधे हैं, हमारे जानवर हैं, उनको क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। हमारे प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और प्लांट्स हमारे सर्वाइव नहीं कर पाते। ओके फ्रेंड्स, साथ साथ करता क्या है कि जब ये पानी भी गिरता है एसिड रेन, तो हमारी जो मछलियाँ हैं, मछलियों में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, बच्चे पैदा करने का सिस्टम होता है, उसको ये डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से हमारी फ़िश का पॉपुलेशन बढ़ नहीं पाती है और हमारी फिश डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है, एसिड रेन से हमारे वाटर पाइप्स में कोरोजन होता है, हमारे जो बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उसको नुकसान पहुंचता है। एक सिंपल सा एग्जांपल आप दिखाता हूं मैं आपको, जो हमारा ताजमहल है, ठीक है, उस ताजमहल को आप, ये पहले की तस्वीर है और ये आज की तस्वीर है, देखिए कैसे येलोइश हो गया है। ये येलोइश क्यों हुआ है? एसिड रेन की वजह से। किस वजह से? एसिड रेन की वजह से। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जो कि कॉपर का बना हुआ है, और इसमें भी देखिए ये एसिड रेन की वजह से कैसा हो रहा है, ग्रीन होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये आप बहुत से सिंपल एग्जांपल से मैंने बताया कि ये एसिड रेन क्या होता है, कैसे होता है, क्या इफेक्ट्स होते हैं, और पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों है वो है ओशन एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन समझ में आ गया आपको ने? ओशन में जब एसिडिटी बढ़ जाए, ठीक है, या उसका पीएच कम हो जाए। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि पीएच जब 7 होता है तो न्यूट्रल होता है, 7 से कम क्या होता है? एसिड, 7 से ऊपर बेस। ठीक है, तो अगर हम ये कह सकते हैं कि किसी का पीएच कम हो रहा है तो इसका मतलब वो एसिड की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखिए 1950 से लेके 2020 के बीच में हमारा जो ओशन का जो पीएच था वो पहले 8.15 था, 8.15 से कम होके वो कितना हो गया? 8.05। अभी भी है बेसिक, बिकॉज पीएच 7 से ऊपर है, बट आपको ये कम बेसिक हो गया, मतलब एसिड की तरफ बढ़ रहा है। ओशन एसिडिफिकेशन का मुख्य जो रीज़न होता है, मेन कारण होता है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा पावर हाउस से जनरेट हो रहा है। ठीक है, और आपकी गाड़ी जो चला रहे हैं उसमें धुएं से निकल रहा है, तो उन सब की वजह से हमारा ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है। इसको ग्लोबल वार्मिंग का जुड़वा भाई भी कहते हैं, बिकॉज क्यों जुड़वा, मतलब एक इविल कहते हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का भी मुख्य कारण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, और ओशन एसिडिफिकेशन का भी मुख्य कारण क्या होता है? CO2। ओके फ्रेंड्स, अब मैंने आपको बताया था कि ओशन में देखिए पीएच, मैंने आपको बताया था ना कि H+ जो होता है उसकी वजह से एसिड होता है और OH- आयन की वजह से बेस बनता है। तो ये देखा गया कि इस CO2 की वजह से ओशन में पीएच, ओशन में H+ की मात्रा बढ़ रही है। जब ओशन में H+ की मात्रा बढ़ेगी तो ओशन क्या होगा? एसिडिक होता रहेगा। ठीक है, तो ओशन जो है फ्रेंड्स ऐसा है कि ओशन एसिडिक तो है, एसिडिक नहीं है अभी, मतलब इस समय एसिडिक नहीं है, बट एसिडिक की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है ना फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको सिंपल समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे होता है। देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में है CO2, जब ये CO2 आता है ओशन में पहले से क्या है? वाटर। ये जो CO2 है ये वाटर से मिलकर क्या बन जाता है? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का डिसोल्यूशन होता है, उसमें से H+ आयन निकलता है, एक H निकलता है और बन जाता है HCO3-। फिर इसमें से H+ निकलता है और फाइनली बन जाता है कार्बोनेट आयन। तो आप ये देख सकते हैं कि H+ आयन कैसे कैसे बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे H+ आयन बढ़ेगा हमारे जो ओशंस हैं उसमें एसिडिक लेवल बढ़ेगा। और पता है एसिडिक लेवल बढ़ने से क्या इफेक्ट हो रहा है? ये जो ऐसे जीव जंतु बहुत होते हैं जिनको शेल्स होते हैं, शेल्स मतलब उनके पास छोटी सी पत्थर की परत होती है जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके फ्रेंड्स, कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर बनी होती है, जैसे जैसे ओशन में H+ आयन बढ़ता है ना, ओशन एसिडिक हो रहा है, वैसे वैसे ये चीज़ घट रही है। तो जैसे मान लीजिए कोई जानवर जो है, कोई जीव जंतु समंदर में है जिसको अपने ऊपर पत्थर की ज़रूरत है, अपने कवर की ज़रूरत है, तो अगर ओशन में एसिडिफिकेशन बढ़ेगा तो ये वो अपने आप को कवर नहीं कर पाएगा, तो वो नष्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स,
आप देख सकते हैं कि हमारा पीएच पहले मैंने बताया था 8.15 था, 8.15 से 8.05 हो गया, तो 0.1 कम हुआ। इस 0.1 कम होने के लिए 26% हाइड्रोजन आयन हमारा बढ़ गया, जिसकी वजह से हमारा ये ओशन जो है वो कम और ज़्यादा एसिडिक होता चला जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका इफेक्ट क्या होता है। ये जो ओशन का जो पीएच कम होने से क्या होगा, इसके जो हमारे जो जानवर जो है, जो ऑर्गेनिज्म, जो जीव जंतु हमारे समंदर में रहते हैं, उनको इफेक्ट पड़ेगा। और क्या होगा, ऐसे जीव जंतु जिनको अपने ऊपर कैल्शियम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर चाहिए, वो लेयर क्या हो जाएगी, नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो कैल्शियम वो जो ऑर्गेनिज्म है वो नष्ट हो जाएंगे। और क्या होगा, देखिए एक चीज़ और, ओशन एसिडिफिकेशन ज़्यादातर विंटर में होता है, क्योंकि विंटर में क्या होता है, जब पानी ठंडा होता है तो CO2 को एटमॉस्फेयर से ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, खींचता है। जब CO2 को ज़्यादा वो खींचेगा तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, बताइए क्या होगा, और ज़्यादा ओशन एसिडिफिकेशन होगा। और जो डेंजरस किसके लिए होगा, उन जानवरों के लिए जिनके ऊपर एक शेल होती है CaCO3 की, जैसे सी बटरफ्लाइज होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ता है, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग भी CO2 से होता है और ओशन एसिडिफिकेशन भी CO2 से होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है। अब बात करते हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए ओजोन लेयर जो होती है ना, वो बेसिकली होती है O3। ऑक्सीजन के 3 आइटम जो मिलते हैं तो वो ओजोन लेयर कहलाती है। और ओजोन लेयर मेनली जो पाई जाती है, 99% जो ओजोन लेयर पाई जाती है वो पाई जाती है एटमॉस्फेयर की जो एक लेयर होती है, उस लेयर का नाम होता है स्ट्रेटोस्फेयर। क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर, जो धरती से करीब 20 से 30 किलोमीटर हाइट पे होती है। देखिए जो एनवायरनमेंट मैं आपको बताऊंगा, एटमॉस्फेयर में कई लेयर होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोफेयर, एक्सोस्फेयर, कई लेयर होती हैं। अब वो आपको ज्योग्राफी में जब आपको बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। अभी आप इतना समझिए कि ओजोन लेयर कौन से एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में, जो कि 20 से 30 किलोमीटर हाइट पे होता है। ओजोन लेयर की सबसे पहली बार खोज की थी 1913 में फ्रेंच फिजिशियन चार्ल्स फैब्री ने, हेनरी ब्यूसेन ने। और ओजोन लेयर जो होती है, जो हमारा सूरज होता है, वो सूरज क्या निकालता है, खतरनाक UV रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, उनको ये एब्जॉर्ब करती है, उनको अपने ऊपर ही एब्जॉर्ब कर लेती है, उनको धरती पे आने नहीं देती है। अगर UV रेज धरती पे आने लगी, जो कि कई जगह आ रही हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम्स होगी, इंसानों को भी, जानवरों को भी और प्लांट्स को भी। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और, कि जो ओजोन लेयर होता है वो पूरी दुनिया में हर जगह अलग अलग उसकी मोटाई होती है। ज़्यादातर इक्वेटर पे वो पतला होता है, पोल्स पे वो मोटा होता है। ये मैंने आपको बताया था कि देखिए ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोफेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो बेसिकली जो ओजोन लेयर होती है वो कौन से उसमें होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। अब ओजोन लेयर बनती कैसे है, देखिए सूरज है, सूरज क्या निकालता है, UV रेज। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होती है, ऑक्सीजन। तो जब UV रे जब ऑक्सीजन में जब क्लिक होती है, लड़ती है, तो ऑटोमेटिक ओजोन बनता है। और जो ये ओजोन बनता है, ये फिर आगे UV रेस को अपने पार से जाने नहीं देता। मतलब ऊपर वाले ने क्या प्रकृति बनाई है, आप सोचिए ध्यान से, कितना अच्छा सिस्टम बनाया है कि आपको प्रोटेक्ट करने का। हमारे एटमॉस्फेयर में खुद ऑक्सीजन है, और ओजोन जो सूरज है उसने UV रेज लाई, वो UV रेज ने ऑक्सीजन को ही ओजोन में कन्वर्ट कर दिया, और ऐसी चीज़ में कन्वर्ट किया जो कि UV रेज के लिए ही काल बन गई, UV रेज को आगे जाने नहीं देती। ओके फ्रेंड्स, UV रेज देखिए बहुत ही हार्मफुल होता है, हमारे स्किन कैंसर का कारण हो सकता है, मोतियाबिंद कैटरेक्ट हो सकता है, हमारे प्लांट्स को डैमेज करता है। ओजोन लेयर जो है अगर ये आ गया तो हमारे धरती पर जो जीवन है उसको नष्ट हो सकता है। और ओजोन लेयर अगर पतली हो गई तो UV रेज को स्टॉप नहीं कर पाएगी। तो हमें कोशिश ये करना है कि हमें ऐसी चीज़ें जो ओजोन लेयर को घटाती हैं उनको जो है कम से कम इस्तेमाल करना है, या ऐसी चीज़ें करनी है ताकि वो जो ओजोन लेयर को घटाती हैं उनको हम मतलब ज़्यादा ना फैलाएं एनवायरनमेंट में। अब देखिए ओजोन लेयर आखिर कैसे होती है। ओजोन लेयर जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे, ओजोन होल। देखिए ओजोन होल कहाँ होता है, ओजोन होल वो होता है जब ओजोन में कोई होल हो जाए तो उस होल से UV रेस पार हो जाएगी। तो आखिर ओजोन होल सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ओजोन होल सबसे ज़्यादा है अंटार्कटिका में, आर्कटिक में और तिब्बतन प्लेटू में। अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्यों है। पहले थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए ओजोन लेयर जो निकलती है वो किन किन गैसेस की वजह से होती है।
एक होती है HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए ये सब चीज़ें ऐसी है ना कि जब आप समझिए बात को, मैंने जो बताया था ना, मैंने जो केमिस्ट्री पढ़ाया है आपको, जो मैंने जनरल साइंस मैंने 2019 में जो पढ़ाया आपको, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो इतनी बेहतर तरीके से पढ़ाया था। मतलब कोई भी इंसान अगर कुछ भी जनरल साइंस में जानता हो ना, तो वो एक बार वीडियो आप देखिएगा उसको, मतलब आपको बेसिकली इतनी सिंपल तरीके से मैंने क्लियर कराया कि आपको ये समझेगा यार इतना आसान होता है। तो आप भी बहुत जाके कोशिश करिएगा। तो मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगा कि जो जनरल साइंस का जो सिलेबस है ना, आप कवर कर सकते हैं, बिकॉज जनरल साइंस तो फैक्ट होता है ना, उसमें कोई अपडेट की जरूरत नहीं है। तो वो आप वहाँ से हमारे जो प्लेलिस्ट हमने बनाई है जनरल साइंस की, तो वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ना वहाँ बिल्कुल कवर्ड हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हैलोजन, ये 4 गैसेस जो है ये कारण बनती हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन की। अब ये सब कहाँ से निकलती हैं? AC फ्रिज, मतलब जो आप ठंडी चीज़ों से निकलती हैं। जो आप AC किस लिए यूज़ करते हो? ठंडा करने के लिए। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज ठंडा करने के लिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से क्या होती है, ये सब चीज़ें ओजोन गैस निकलती हैं और हमारे ओजोन लेयर में छेद करती हैं, जो कि हमारे लिए खतरनाक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अंटार्कटिका, आर्कटिक और तिब्बतन प्लेटो में ओजोन होल ज़्यादा क्यों है। बिकॉज ये तो पहले ही से ठंडा है ना, प्रकृति ने इसको ठंडा कर रखा है। जब ये ठंडा है तो यहाँ से ऑटोमेटिक CFC गैसें निकल रही है कि वो ओजोन को होल कर रही है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ओजोन होल का जो मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे बोलते हैं डॉप्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और फिल्टर ओजोनोमीटर, M83। ये बेसिकली थिकनेस, मोटाई नापता है कि ओजोन लेयर की कितनी मोटाई है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सूरज है, सूरज ने क्या निकाल रहा है? UV रेज। क्या निकाल रहा है? UV रेज। अब ये UV रेज निकाल रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब आप यूज़ कर रहे हो AC, बड़ा ही आराम से कमरे में बैठ कर ठंडा कर रहे हो अपने आप को, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हो किससे क्या निकल रहा है? CFC। CFC कहाँ जाएगा? ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में जाएगा। वो फिर क्या होगा? CFC से जब UV रे टकराएगी तो क्या होगा? क्लोरीन बन जाएगा। क्लोरीन बनेगा किससे टकराएगा? ओजोन से। भाई वहाँ पर क्या है? ओजोन। और जब क्लोरीन ओजोन से टकराएगा तो क्या बनेगा? क्लोरीन ऑक्साइड। और फिर वहाँ पे किसी ऑक्सीजन आटम को पकड़ के ये क्या बना देगा? उसको क्लोरीन फिर बन जाएगा और क्या बना देगा? ऑक्सीजन। तो आप क्या देख रहे हो? ये जो ओजोन थी ये किस में कन्वर्ट हो गई? ऑक्सीजन में। भाई ओजोन खत्म हो गई, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गई और क्या बन गया? क्लोरीन। ये फिर क्लोरीन फिर जाएगा, फिर ओजोन से टकराएगा, फिर ये प्रोसेस होगा, फिर क्लोरीन बनेगी, फिर ओजोन टूटेगा, फिर ये क्लोरीन जाएगा, फिर ये ओजोन को टकराएगा। मतलब एक बार आप आराम से ठंडा ले रहे हो, AC चला रहे हो, फ्रिज चला रहे हो, लेकिन ये नहीं सोच रहे हो, इंसान नहीं सोच रहा है कि CFC जा रहा है। एक CFC का मॉलिक्यूल कितने ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है। इंसान ने अपनी बनाई हुई चीज़ों से कैसे प्रकृति को नष्ट कर रहा है, ये आप समझिए। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप चैप्टर के साथ साथ आप चीज़ों को भी समझिए कि क्या हो रहा है आपके साथ, ठीक है। आप कैसे अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए कैसे पूरा ओजोन यहाँ पे आपने चेंज कर दिया, देख रहे हैं, ओजोन होल। अब बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। देखिए फ्रेंड्स, देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली होता है जब हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाए, हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाए? बढ़ने लगे। मैं आपको एक साइंस का एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूँ समझाने के लिए। देखिए दो चीज़ें होती हैं, मान लीजिए ये चीज़ बहुत गर्म है, ये चीज़ कम गर्म है। ओके फ्रेंड्स, जो बहुत ज़्यादा गर्म होती है ना वो निकालती है इंफ्रारेड रेज, और जो कम गर्म होती है वो भी निकालती है इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज क्या होती हैं? जिससे हमें गर्मी का एहसास होता है। किचन में जाइएगा, तावा गर्म हो, तावा को बिना छुए आप पता करते हो कि तावा गर्म है, बिकॉज दूर से ही आप जब उसको हाथ लगाओगे तो आपको गर्म फील होगा बिना टच किए। तो वो जो टच गर्म किए होता है वो इंफ्रारेड रेज की वजह से होता है। ठीक, दोनों में इंफ्रारेड निकल रही है, पर जो ज़्यादा गर्म होती है उसमें निकलता है लो वेवलेंथ इंफ्रारेड रेज, जो कम गर्म होती है उसमें निकलती है हाई वेवलेंथ इंफ्रारेड रेज। अब समझिएगा, सूरज ज़्यादा गर्म है तो सूरज निकालता है लो वेवलेंथ। जब ये सूरज यहाँ पे लो वेवलेंथ इंफ्रारेड रेज जब हमारी धरती पर टकराती है तो धरती क्या होती है? गर्म। लेकिन सूरज से तो कम गर्म है, तो ये निकालती है हाई वेवलेंथ। अब होता क्या है,
हमने जो CO2 वगैरह, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में फैला रखा है, जो मीथेन हमने फैला रखा है, ये जाके ऐसे पूरा एक एटमॉस्फेयर में लेयर बना लेती है। ठीक, क्या बना लेती है? लेयर। और जो हाई वेवलेंथ इंफ्रारेड रेज है उसको पार नहीं जाने देती, जिसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता रहता है। ओके फ्रेंड्स, और वो किस किस वजह से गैसेस से गर्म हो रहा है? जैसे देखिए, मुख्य गैसेस कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, परफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, वाटर वेपर। लेकिन जो मुख्य गैसें हैं वो कौन कौन सी हैं? 3। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा, CFC, मीथेन, और उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड। ओके फ्रेंड्स, और सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? कार्बन। कार्बन सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलता है? पावर स्टेशन से। तो सबसे ज़्यादा शेयर किसका है? पावर स्टेशन, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या है? देखिए, हमारा सी लेवल बढ़ रहा है, हमारे जो पहाड़ों पे जो बर्फ़ है वो पिघल रही हैं, हमें हमारे जो समुद्र में प्लांट्स हैं को नुकसान पहुंच रहा है, ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है, सूखा पड़ रहा है। ओके फ्रेंड्स, सूखा पड़ रहा है, लू ज़्यादा हो रही है, गर्मी हो रही है। तो ये सब कारण ग्लोबल वार्मिंग का है। अब बात कर लेते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। देखिए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बेसिकली क्या है? ऐसा एरिया जो बहुत ही रिच था, जहाँ पे बहुत ढेर सारे पेड़ पौधे पाए जाते थे, बहुत से ज़्यादा प्लांट्स पाए जाते थे, बहुत से ज़्यादा एनिमल्स पाए जाते थे, पर ह्यूमंस ने उसको एक्सप्लॉइट कर दिया। देखिए, ये टॉपिक हमने आपको ऑलरेडी उसमें भी पढ़ाया हुआ है, फ्लोरा एंड फौना में। फ्लोरा एंड फौना में भी हमने आपको ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब नॉर्मन माइजर ने एक कॉन्सेप्ट लाया था 1988 में अपनी बुक इन्वायरमेंटलिस्ट में, और ऐसे एरिया को कहा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, और उसके लिए कुछ क्राइटेरिया बनाया। वो 2 क्राइटेरिया क्या थे कि बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट में, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में 2 कंडीशन क्या होनी चाहिए? पहली कंडीशन ये कि वहाँ पे 1500 वस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए, ऐसे प्लांट्स जो एंडेमिक हों, मतलब वहाँ के अलावा कहीं और पाए नहीं जा रहे हों। ठीक। दूसरी कंडीशन क्या है कि वहाँ पे जो प्लांट्स पाए जा रहे थे और वो 70% मिट चुके हैं और केवल 30% बचे हैं जो कि लुप्त, वो भी लुप्त होने वाले हैं। तो ऐसे एरिया को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब तक दुनिया में करीब 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, जिसमें 4 इंडिया में हैं। एक है हिमालयन में, इंडो बर्मा में, वेस्टर्न घाट में और सुंडालैंड में। ये देखिए फिगर है, ये आपका हिमालय है, इंडो बर्मन, वेस्टर्न घाट और सुंडालैंड, जो कि अंडमान निकोबार का पार्ट है, उसमें आता है। तो ये है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स वेटलैंड की। देखिए, वेटलैंड एक ऐसे एरिया होता है जिसमें पानी बिल्कुल मिला होता है, सैचुरेटेड, मतलब ऐसा लैंड जिसके ऊपर पानी हो, तो उसे बोलते हैं वेटलैंड। जैसे आपकी कीचड़ होता है ना, कीचड़ मट्टी, तो वहाँ वेटलैंड होता है। अब वेटलैंड कहाँ कहाँ बनता है? देखिए, जहाँ पे नदियाँ समंदर से मिल रही होती हैं, जहाँ पे कीचड़ होता है, जहाँ पे तालाब होता है, ऐसे कुछ एरियाज को वेटलैंड्स बोलते हैं। अब सारे वेटलैंड्स जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। कुछ वेटलैंड्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं रामसार साइट्स। ओके फ्रेंड्स, तो बेसिकली क्या है वेटलैंड्स? क्या है? जो पानी है और जो ड्राई लैंड है, जो जहाँ ज़मीन है और पानी है, इसके बीच की जो एरिया होता है वो आता है बेसिकली वेटलैंड्स में। वेटलैंड्स हर जगह है, केवल वो क्या छोड़ के? अंटार्कटिका छोड़ के। और वेटलैंड जो है ये फ्रेश वाटर का भी बनता है। तो जो वेटलैंड्स होते हैं वो वेटलैंड्स फ्रेश वाटर भी होते हैं, ब्रैकिश भी होते हैं, साल्ट वाटर। ब्रैकिश का मतलब ये होता है कि जिसका खारापन, जिसमें नमक समंदर से कम हो और फ्रेश वाटर से ज़्यादा, उसे बोलते हैं ब्रैकिश। तो वेटलैंड्स हर जगह हो सकता है। ये देखिए, ऐसे वेटलैंड्स है। ओके फ्रेंड्स, अब वेटलैंड्स को हम लोग रामसार प्लेस भी क्यों कहते हैं? देखिए, रामसार एक सिटी है ईरान में। ओके फ्रेंड्स, 1971 में रामसार का एक कन्वेंशन आया था जिसमें इन वेटलैंड्स को बचाने की बात हुई थी। 2023 तक करीब करीब दुनिया में 2500 रामसार साइट बनाई गई, जिसमें सबसे ज़्यादा यूके में है। सबसे जो पहली साइट थी वो कुबुर्ग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया में थी। उसके बाद सबसे बड़ी साइट निगेरी तुंबा मैंडोबे, ये कॉन्गो में, और क्वीन मॉर्ड गल्फ, ये जो है कनाडा में आपकी पाई गई। इंडिया में जो इम्पोर्टेंट रामसार साइट्स हैं वो देखिए, पहली बात, इंडिया जो ज्वाइन किया रामसार साइट को वो 1982 में किया। अगस्त 2024 के हिसाब से इंडिया में करीब 85 रामसार साइट हैं। तमिलनाडु के पास सबसे ज़्यादा रामसार साइट हैं, 18, उसके बाद यूपी,
और अभी जो अगस्त 24 में जो रामसार साइट ऐड करी गई उसमें है, देखिए तमिलनाडु में 2 बर्ड सेंचुरी हैं जिसका नाम है नंजरायन और कजहुवेली। ये 2 बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है और एक तावा रिजर्वायर है, ये मध्य प्रदेश में है, जिसको रामसार साइट में ऐड किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या होता है? मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड बेसिकली ऐसे वेटलैंड जिसको इंसानों ने नष्ट कर दिया हो, नष्ट करने के कगार पे हो, उसमें प्रदूषण फैला दिया हो, मतलब ह्यूमन ने उसमें घुस के उसको खराब कर दिया हो, तो ऐसे वेटलैंड को मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। ओके फ्रेंड, बहुत सिंपल तरीके से। इंडिया के 2 वेटलैंड है जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में है, एक केवलदो नेशनल पार्क राजस्थान में जो है और लोकताक लेक मणिपुर में। ये देखिए 2 रामसार साइट जो अभी ऐड करी गई हैं, जिसकी वजह से अब 85 रामसार साइट हो चुकी हैं। ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट रामसार साइट आप देख लीजिए, इसमें कुछ जो आप देख लीजिए कहाँ कहाँ है, जैसे कि लोकताक लेक मणिपुर में इंपॉर्टेंट है ना। ऐसी भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट वेटलैंड आप देख लीजिए, तो मतलब एग्जाम में पूछ सकता है कि ये वेटलैंड कहाँ पे है, आप जिसको देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जब सारी हमारी जो सीरीज़ खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हम PDF लाएंगे, और PDF इस फॉर्म में लाएंगे, बुक के फॉर्म में, ताकि वो आप लोग के लिए एक्सेसिबल हो। एक बार सारी जो हमारा 1 आध महीने में पूरा सिलेबस खत्म हो जाए तो उसको हम PDF बुक कन्वर्ट करके आपको सर्कुलेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब फ्रेंड्स बात करते हैं सॉइल इरोजन। देखिए सॉइल इरोजन क्या है? देखिए सॉइल इरोजन बेसिकली क्या है कि जो धरती की जो ऊपर की टॉप मोस्ट सॉइल है, जो फर्टाइल होती है, जिसकी वजह से कृषि होती है, जिसकी वजह से पौधे उगते हैं जहाँ पे, वो जो टॉप सॉइल है वो बारिश की वजह से या किसी और हवा की वजह से अपने जगह छोड़ दे। ओके फ्रेंड्स, तो उसे हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। उसे हम क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो टॉप मोस्ट सॉइल थी जिस पे प्लांट उग सकते थे, अब वो हट के यहाँ चली गई, तो यहाँ पे तो कोई खेती हो नहीं सकती। जब किसी ज़मीन पे खेती नहीं हो सकती तो क्या बन जाएगी? रेत। तो सॉइल इरोजन ही एक मुख्य कारण होता है डिजर्टिफिकेशन का। तो और ये क्यों हो रहा है? जो हम लोग हर जगह ना जंगल काट रहे हैं, और हम लोग हर जगह ज़मीन को खोद रहे हैं, माइन कर रहे हैं, वहाँ पे अपनी बिल्डिंगें बना रहे हैं, जानवरों से हम लोग वहाँ पे चराई करवा रहे हैं, तो ये सब कारण होता है सॉइल इरोजन का। देखिए क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन की वजह से हमारे जो फर्टाइल लैंड थी वो हमारे किस में कन्वर्ट हो जा रही है? डिजर्ट्स में। तो देखिए सॉइल इरोजन को बचाने का सबसे सिंपल तरीका है कि वहाँ पे आपको क्या लगाना है? पेड़। जब आप पेड़ लगाएंगे तो उसकी जड़ें जो होंगी वो मिट्टी को पकड़े रहेंगी, तो आपका सॉइल इरोजन नहीं होगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं फॉलिंग ग्राउंड टेबल। देखिए दोस्तों है क्या कि जैसे जैसे हम इंसान, ठीक है, अपने धरती के पानी को बर्बादी कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारा जो है ग्राउंड वाटर नीचे जाता जा रहा है। आप अपने खुद घर में एक्सपीरियंस किए होंगे, जब आपका नल लगा होगा या पहले कभी वाटर लेवल मान लो 50 फीट होगा, तो वो बाद में 70 हुआ होगा, फिर 80 हुआ होगा, है ना। तो वाटर लेवल हमारा नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है? बिकॉज 89% हम जो अपना वाटर जो निकालते हैं वो अपने सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, 9% हम खुद अपने डोमेस्टिक इस्तेमाल के लिए करते हैं, और 2% जो है इंडस्ट्री का इस्तेमाल हो रहा है। उसमें हम देखते हैं कि पानी चला रहे हैं तो चल रहा है, कोई इंसान यूज़ नहीं कर रहा है। बाकी आपको समझना चाहिए, हमें हमारी जिम्मेदारी है कि हमें पानी, हमारी जो वंश है जो हमारे आगे बढ़ेगी, हमें उनके लिए भी पानी बचा के रखना है। इसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब आप कोई काम कर रहे हैं, अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये सोच के करिए कि भविष्य भी है। ऐसा नहीं है कि आपके पास भविष्य नहीं है, आपके पास लोग और भी आएंगे, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि उनके लिए भी उनके लिए भी जो है ऐसा ना पोल्यूशन कर डालें, कि ऐसा ना वाटर ख़त्म कर डालें कि आगे के लोग आपको कोसें। ओके फ्रेंड्स, तो आपको अभी से ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बनाना पड़ेगा कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हमारा स्वस्थ रहे। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने जो है अटल भूजल योजना लाई थी, जिसमें ग्राउंड वाटर को अच्छा करने के लिए स्कीम लाई, और एक जल शक्ति अभियान भी लाया, ताकि जो 256 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे वाटर की काफ़ी दिक्कत है, उसको वाटर को इम्प्रूव कराने के लिए, उनके ग्राउंड लेवल को इम्प्रूव कराने के लिए। अब देखिए दोस्तों, ये भी एक बहुत इशू है एनवायरनमेंट में, डिफॉरेस्टेशन, जंगल काटना। हमारे यहाँ क्या है, इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, ज़मीन है नहीं, लोगों को खाना चाहिए, क्या होगा? हम जंगल काटने लग रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जंगल काट रहे हैं लोगों के रहने के लिए, कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ताकि उनको खाना मिल सके।
लेकिन ये करते करते हम कर क्या रहे हैं, हम अपने जंगलों को काट रहे हैं। जंगल काटने से क्या होगा, हमारे जंगल क्या होता है, जंगल से हमारा जो CO2 है वो इन्वायरमेंट में कम होता है। वो बताएंगे क्यों कम होता है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है, जब बायोलॉजी में पढ़ेंगे बहुत सिंपल तरीके से समझाया मैंने। कि कैसे जो पेड़ होते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग से हमें बचाते हैं। तो ये सब काम करने से क्या हो रहा है, हम अपने एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं। हम जंगल काट रहे हैं तो हमारे जो जानवर और बर्ड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। अब देखिए ना, जो गंगा प्लेन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी है, वहाँ पे क्या हो रहा है, लोगों को खाना चाहिए, खाना खाने के लिए क्या हुआ, कृषि करना पड़ेगा, ज़मीन चाहिए, तो लोगों ने क्या किया, जंगल काटना चालू कर दिया। कई ऐसे देखिए जानवर हैं, जैसे कि कबूतर, आप देखेंगे कौवे दिखते नहीं है। पहले तो कौवे हम लोग के ज़माने में बहुत दिखते थे, आजकल कौवे दिखते नहीं हैं। क्यों, ये जंगल काट रहे हैं ना आप, इसी वजह से। सब जो है एक समय आके सब खत्म हो जाएंगे। हमारे जो वंश होगी वो ये पढ़े कि हाँ कभी कौवे हुआ करते थे। ओके फ्रेंड्स, जैसे आज हम पढ़ते हैं कभी डायनासोर हुआ करते थे। तो ये सब चीज़ें जो है हम लोग को देखनी चाहिए। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। हमारी कोशिश ये रही है कि आपको एक अच्छा इंसान बनाने की, साथ साथ आपकी तैयारी कराने की। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर करिए, और हमारे इसके बाद पार्ट 2 आएगा। और ऐसे करते करते हमारा टारगेट ये है कि 1 महीने के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, और सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद आपके लिए हम बुक नुमा PDF भी लाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।